नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसके अंदर लिखो, देखो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि नाइट्रेटिंग एजेंट क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट नाइट्रेटिंग एजेंट क्या क्या इस रिएक्शन के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो डिफरेंट नाइट्रेटिंग एजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। एक सेकंड, लिखो पहला पॉइंट लिखो, डिफरेंट नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट यूज्ड आर। ये नाम अच्छे से याद होना चाहिए सबको। ठीक है, पहला है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बी है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सी है तुम्हारा N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इसका नाम है। ये टूट जाता है किसमें, NO2 प्लस में और NO3 माइनस में। NO3 माइनस ई लिखो, HNO3 प्लस AC2। AC2O का मतलब देखो एसिटाइल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये जो है ना, इतने से पोर्शन को बोलते हैं एसी। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप ये जो ग्रुप है। और यहाँ पे देखो ये 2 बार लिखा है तो 2 बार लगा दो ऑक्सीजन के साइड। तो ये है AC2। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ऊपर का दोनों आना चाहिए। ठीक है, ई लिखा रहता है NO2F प्लस BF3। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, ये दोनों ब्रेक कर जाता है NO2 प्लस में और BF4 माइनस में। ये पहले नाइट्रेटिंग एजेंट याद होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। अब देखो नाइट्रेशन से होगा क्या, लिखो नेक्स्ट नंबर 2। when benzene reacts with नाइट्रेटिंग एजेंट, ऊपर लिख दिया नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है, रिएक्ट्स विद नाइट्रेटिंग एजेंट, then nitrobenzene is formed as a product, देखो बेंजीन का जब तुम रिएक्शन कराओगे, ये है बेंजीन। बेंजीन का अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, देखो इसको हम लोग मिक्स्ड एसिड के नाम से भी जानते हैं। देखो 2 एसिड है,
इसको हम लोग कहीं कहीं पे बुक के अंदर मिक्स्ड एसिड भी लिखा रहता है, तो तुमको पहचानना है कि वो नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ऐसे करके बुक में भी लिखा है, परेशान मत हो, ठीक है। तो क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर H हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और साथ में निकल जाता है वाटर। अब इसका मैकेनिज्म देखो ये कैसे होता है, लिखो मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप में देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा H2SO4 और HNO2, ठीक है। तो अब बताओ तुम दोनों में अच्छा एसिड कौन है, चलो बताओ प्रसाद, बताओ दोनों में अच्छा एसिड कौन है, H2SO4 और HNO3 में विच वन इज गुड एसिड, बताओ बेटर एसिड, HNO2 है या H2SO4, लॉजिकली बता, चलो बताओ दोनों में अच्छा एसिड कौन है, कोई भी बता सकता है अगर लॉजिकली पता चल रहा है तो। बताओ दोनों में अच्छा एसिड कौन है। अच्छा बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड हम लोग कैसे चेक करते हैं, किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं, H हटाओ एनायन बनाओ, H हटाओ एनायन बनाओ। अरे देखो हम जीओसी जब से पढ़ा रहे तब से यही बात बोल रहे हैं कि H हटाओ एनायन बनाओ। अब बताओ दोनों एनायन में कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसके H हटा के एनायन बना दो और इसका H हटा के एनायन बना दो, बताओ दोनों एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो एनायन है वो 3 जगह ऑक्सीजन पे रेजोनेंस कर रहा है, ये जो एनायन है 4 जगह ऑक्सीजन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। H2SO4 वाला होगा ना, क्योंकि देखो इसका जब तुम OH हटा के एनायन बनाओगे तो H2SO4 क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेसिस का ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे H2SO4 एसिड के जैसा काम करता है और HNO3 बेस के जैसा काम करता है, पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए। इससे पहले वाले रिएक्शन के अंदर H2SO4 दोनों के जैसा काम कर रहा था, एसिड के जैसा भी और बेस के जैसा भी। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं वाटर। अब वाटर कैसे निकालेंगे, देखो H2SO4 H देगा और HNO3 OH देगा, क्योंकि बेस है और बेस का क्या काम है, OH देगा, तो ये क्या बनता है, ये बनता है NO2 प्लस, निकल गया ना, OH निकल गया तो क्या बन गया, NO2 प्लस, और साथ में क्या बना, साथ में बना HSO4 माइनस, एक सेकेंड, हाँ तो क्या हुआ यहाँ पे HSO4 माइनस बच गया, देखो H प्लस यहाँ से हटा तो क्या बच गया, HSO4 माइनस। अब यहाँ से देखो NO2 बच गया था तो NO2 प्लस लिख दिए, साथ में वाटर निकल गया ना तो लिखेंगे इसको वाटर, H2, ठीक है। अब होता क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए NO2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें, देखो क्योंकि बेस है और ये वीक बेस होगा, क्योंकि एसिड अच्छा एसिड है तो इसका बेसिसिटी का जो कैरेक्टर है वो कम है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फिर से H2SO4 ऐड कर देते हैं। H2SO4 जब तुम ऐड करोगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, 1 मोल और यहाँ पे देखो तुमको याद रखना कि 2 मोल H2SO4 यूज होता है। अगर तुम H2SO4 फिर से यूज किए, ये तुम H2SO4 यूज किए, तो इससे क्या होगा, ये जो वाटर है वाटर अटैक करेगा इसके H पे और क्या बना लेगा ये H3O प्लस, वाटर H प्लस आयन एक्सेप्ट किया और साथ में बन गया HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। तो देखो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए इसके लिए, देखो यहाँ पे तुम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये रिएक्शन देखो अगर तुम मान लो ये H2SO4 यहाँ पे नहीं डालते ना तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है,
ठीक है, बैकवर्ड भी जाने का पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन ही। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 1 मोल और H2SO4 यूज कर लेते हैं, ताकि प्रोडक्ट को अगर तुम कंज्यूम कर लोगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर तुम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हो तो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या हुआ, नेट रिएक्शन का अगर तुम बात करो, नेट रिएक्शन तुमको अल्टीमेटली याद रखना नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन अगर तुमसे कोई पूछे तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम क्या लिए, 2 मोल H2SO4 लिए, 1 मोल यहाँ पे लिए हो और 1 मोल यहाँ पे लिए हो, 2 मोल H2SO4 लिए और 1 मोल HNO3 लिए, 2 मोल H2SO4 और 1 मोल HNO3। और क्या क्या बना प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, एक बना NO2 प्लस, इसको बनाओ NO2 प्लस, ठीक है। और क्या बना, H3O प्लस। और क्या बना, देखो HSO4 माइनस एक यहाँ है और एक HSO4 माइनस यहाँ है, मतलब कितना HSO4 माइनस बना, 2 HSO4 माइनस बना। तो तुमसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि इस रिएक्शन के अंदर कितना नंबर ऑफ आयंस बन रहा है, कितना नंबर ऑफ आयंस बना, 4। कितना नंबर ऑफ आयंस बना, 4। कितना डिफरेंट आयन बना, 3। तो ये ध्यान रखना, तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज, नंबर ऑफ आयंस कितना बना यहाँ पे, नंबर ऑफ आयंस बना 4। एक आगे चल करके पढ़ोगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, इसका जो वांट ऑफ फैक्टर है ना वो 4 से कम आता है, ये बाद में पता चल जाएगा तुमको, अभी के लिए बस लिख के रख लो कि वांट ऑफ फैक्टर 4 से कम होगा, ठीक है। क्यों कम होगा वो बाद में जब तुम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किए। कैसे जनरेट किए इलेक्ट्रोफाइल को, रिएक्शन करवाए एसिड H2SO4 और HNO3 के साथ, तो ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। अब अगला स्टेप में क्या होगा, बेंजीन है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप लिखो, सेकेंड स्टेप, अब बेंजीन है सामने और बेंजीन का रिएक्शन होगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। बेंजीन है और सामने इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। अब तुम क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सेम प्रोसेस, बस इलेक्ट्रोफाइल बनाने का तरीका अलग अलग। क्या होगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे H था, तुम अगर NO2 को जोड़ दिए, कहीं पे भी जोड़ दो कोई इशू नहीं है, अगर तुम यहाँ पे NO2 को जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोले थे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बी लैंड, सारा नाम याद होना चाहिए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और बी लैंड और अरेनियम आयन, तीनों नाम हम बार बार लिखते हैं ताकि याद रहे तुमको, अरेनियम आयन। अगले स्टेप में क्या होता है, देखो जो निकला कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, HSO4 माइनस कॉन्जुगेट है तुम्हारा, ये जो कॉन्जुगेट है यहां से जो निकला है HSO4 माइनस, ये H को ट्रैप कर लेगा अगले स्टेप में। तो ये क्या करता है, एसिड बेस करेगा, एनायन देखो, एनायन जहां भी दिख जाए ना, या तो एसिड बेस करेगा या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो एनायन अगर H पे अटैक करे तो हम इसको बोलते हैं एसिड बेस किया। क्या किया, ये एसिड बेस। ये सब चीज तुमको ध्यान में रखना है, मैकेनिज्म इसलिए लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से H इसको इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाएगा और क्या बना लेगा ये अपने आप को, ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन रिंग बन गया पूरा, और इसके ऊपर क्या जुड़ गया, NO2, H हट जाएगा और फिर से तुम्हारा H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट रीजनरेट होने के लिए एसिड बेस कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये था इसका छोटा सा मैकेनिज्म जो कि तुमको याद क्या रखना है तुमको, अब लिखते हैं नोट पॉइंट के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन हेडिंग डालो,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। चलो जय देशमुख बताओ, इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जय देशमुख बताओ। यस सर। हाँ, इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस रिएक्शन के अंदर? चलो यादव बताओ, रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? सर रिएक्शन देखो, NO2 प्लस। NO2 प्लस, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ NO2 प्लस बना है ना, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 प्लस। देखो तुमको अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल ही तो याद रखना है, वही तो जाकर के बेंजीन रिंग पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल in this reaction is NO2 प्लस, और NO2 प्लस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो NO2 प्लस। NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, और NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 लिखो, मार्टॉफ फैक्टर, ये आगे तुमको समझ में आ जाएगा, अभी के लिए बस लिख के रख लो। मार्टॉफ फैक्टर बहुत ही छोटा सा चीज है, लिखो मार्टॉफ फैक्टर इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसका वैल्यू आता है 3.8, 4 से कम, ठीक है। स्लाइटली लेस, या लिखो स्लाइटली लेस देन 4 because of incomplete protonation of water, incomplete protonation of water। ये लाइन तुमको आगे चल करके समझ में आ जाएगा जब तुम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लोगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कि यहाँ पे बताओ क्या हम यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, नाइट्रेशन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता, जैसे सल्फोनेशन और आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन, नाइट्रेशन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है। तो रेट काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसके अंदर नहीं लगेगा। मतलब क्या कि यहाँ तुम लिख लो काइनेटिक, क्या लिखोगे कि नाइट्रेशन इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, नाइट्रेशन इज not a reversible reaction, nitrogen is not a reversible reaction, so kinetic isotopic effect is not observed in the reaction, is not observed in the reaction। मतलब क्या हुआ, अगर तुमसे कोई रेट पूछेगा बताओ C6H6 का, C6D6 का और C6T6 का, अगर कोई तुमसे पूछा बताओ रेट ऑफ नाइट्रेशन किसके बराबर होगा, तुम क्या बताओगे? रेट ऑफ नाइट्रेशन का ऑर्डर क्या आएगा अगर तुमसे कोई पूछेगा तो?
सबका रेट सेम होगा। रेट अलग कब आता था? जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता था तब। किसके केस में? सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन, ये दोनों प्रोसेस कैसा था तुम्हारा? रिवर्सिबल रिएक्शन। और जहां पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वहां पे तुमको क्या समझना है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा। मतलब हाइड्रोजन को अगर ड्यूटेरियम से तुम रिप्लेस कर दोगे तो रेट में चेंज आता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 लिखो। अब बताओ इस केस के अंदर, चलिए योगेश बर्डे बताओ, इस केस के अंदर HNO3 एक्ट एज अ बेस और एसिड। चलो बताओ योगेश बर्डे, क्या सर? तुमको बताना है कि HNO3 act as a base or acid in this reaction। बताओ एसिड है या बेस है? एसिड। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखती है, कॉपी में लिखता नहीं लिखता तुम लिखता है कॉपी में? हाँ लिखा है। बताओ यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? HNO3। अरे बेस। OH दिया ना, OH देगा मतलब बेस है। और देखो ये ध्यान से तुम, ये H+ दिया है, देखो यहाँ से ये H+ निकाले ना, तो H2SO4 क्या है तुम्हारा? एसिड है। तो यहाँ पे याद रखना है तुमको HNO3 act as base in this reaction, act as base in this reaction। ये तुमको याद रखना। और ये भी याद रखना कि हम लोग 2 मोल लिए थे H2SO4 का, ये था एसिड, और 1 मोल लिए किसका? HNO3 का, तो ये था तुम्हारा बेस। ये क्या था? बेस। ठीक है, ये नोट पॉइंट याद रखना। नंबर 5 लिखो, पॉइंट नंबर 5। 3 or more nitro derivative are explosive। थ्री और मोर नाइट्रो डेरिवेटिव्स आर एक्सप्लोसिव। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो किसी किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा NO2 ग्रुप है, तो वो कंपाउंड क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, जैसे RDX है, RDX के अंदर 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव के नाम से वो जाना जाता है RDX। वो जो बनता है ना, एक कंपाउंड है यूरोट्रोपिन, कंपाउंड का नाम है यूरोट्रोपिन। उसमें अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे ना, तो 3 NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, और उस कंपाउंड के अंदर 3 NO2 आने से वो एक्सप्लोसिव नेचर शो करने लगता है। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर 3 या 3 से ज्यादा तुमको दिख रहा है, जैसे पिक्रिक एसिड के अंदर याद करो 3 NO2 ग्रुप था, तो वो एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड के अंदर तुमको 3 NO2 ग्रुप दिख जाए, तुमको क्या बता देना है कि वो एक्सप्लोसिव है। बोलो ये चीज आया समझ में? ये सारा पॉइंट में किसी को कोई भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। बोलो किसी को कोई पॉइंट में डाउट है, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है? चलो याद हो, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो तो हमको, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। बताओ मैकेनिज्म के अंदर हम क्या बता रहे थे? चलो पॉइंट नंबर 1 हमको बता दो। तुम फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से ज्वाइन करो, फिर से ज्वाइन करके आओ, फिर से ज्वाइन करो। हाँ बताओ। सर उसमें H2SO4 और HNO3 को लिया, हाँ तो H2SO4 ज्यादा एसिडिक है HNO3 से, तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और HNO3 बेस की तरह बिहेव करेगा। हाँ ठीक है। तो फिर उनका रिएक्शन कराया तो HNO3 से
HNO3 बेस था तो उसने OH दिया, और H2SO4 एसिड था तो उसने H दिया, तो H2O बाहर निकल गया, हाँ और ठीक है, NO2 प्लस और HSO4 माइनस बाहर निकला। हाँ ठीक है। अपने को और कंज्यूम करना था पूरा, तो अपन ने एक बार और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, जिसमें H3O प्लस और HSO4 माइनस निकला। मतलब देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमको चाहिए NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल हमको ज्यादा चाहिए अमाउंट। इलेक्ट्रोफाइल का अमाउंट को ज्यादा रखने के लिए देखो यहाँ पे ये NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अमाउंट कम ना हो उसके लिए रिएक्शन कहाँ आना चाहिए, फॉरवर्ड में आना चाहिए। और फॉरवर्ड में आने के लिए क्या चाहिए तुमको, तुम क्या करो, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लो। तो हम लोग जो वाटर बनता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, कैसे, एक और मोल ऑफ H2SO4 डालते हैं तो रिएक्शन कहाँ चला जाता है, फॉरवर्ड में, ठीक है। ये ध्यान रखना था। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, हाँ बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। फिर बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, हाँ और डबल बॉन्ड टूट के और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया एक जगह पे, और प्लस चार्ज बन गया उसके साइड वाले पे। हाँ ठीक है। फिर HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट कराया तो एसिड बेस हुआ, हाँ माइनस ने H पे अटैक किया और H डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और एरोमेटिसिटी गेन हो गई। हाँ ठीक है, तो आ गया ना ये वाला समझ, ठीक है। एरोमेटिसिटी गेन हो गया मतलब क्या जुड़ गया, तुम्हारा NO2 जुड़ गया, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स तुमको ध्यान में रखना। अब आते हैं इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है। पहला फर्स्ट रिएक्शन लिखो सब, इस सारा रिएक्शन एज इट इज याद करना है तुमको, ठीक है। जो भी यहाँ पे रिएक्शंस लिखते हैं वो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है और तुमको याद रखना है ये रिएक्शंस, ठीक है। देखो पहला रिएक्शन, जब हम लोग क्या कराते हैं, देखो ये बेंजीन है, ये तुम्हारा बेंजीन। बेंजीन का अगर तुम रिएक्शन कराओ, देखो एरो के ऊपर अगर मिक्स्ड एसिड भी लिखा रहे इसका मतलब भी वही होता है। और अगर क्या लिखा रहे HNO3 और H2SO4, इसका मतलब भी क्या कराना है तुमको, नाइट्रेशन कराना है कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या करना है तुमको, H हटाना है और H हटा करके क्या जोड़ देना है, NO2 ग्रुप जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसका जो इस कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है, नाइट्रोबेंजीन। ये बन गया तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन, नाम भी याद होना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन। फिर क्या होता है, हम लोग एक और बार रिएक्शन कराते हैं, एक और बार नाइट्रेशन कराते हैं इसका। नाइट्रेशन कराएंगे मतलब फिर से क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब बताओ आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इन दोनों से क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, NO2 प्लस बनेगा। अब बताओ NO2 प्लस कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा। अब देखो पहले से ग्रुप डिसाइड करेगा ना, NO2 ग्रुप अब डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। यहाँ पे तो कौन डिसाइड कर रहा था, कोई भी नहीं, भी सारा पोजीशन सेम था। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी, यहाँ पे तो अब NO2 ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप विल डिसाइड द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि कहाँ पे जुड़ेगा। अब तुम लोग बताओ कहाँ पे जुड़ेगा, चलो साक्षी बताओ कहाँ पे जुड़ेगा NO2 प्लस। अगला NO2 प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, नहीं है क्या वो, चलो यादव बताओ कहाँ जुड़ेगा। मेटा पे जुड़ेगा सर, हाँ क्यों मेटा पे जुड़ेगा, क्योंकि NO2 का मेटा पे जुड़ेगा, माइनस लगता है। हाँ हाँ ठीक है, क्यों जुड़ेगा NO2 पे बताओ। सर मेटा पे जुड़ेगा ना, NO2 का माइनस एम इफेक्ट लगेगा ना,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ना ऑर्थो और पैरा की। तुम ना फिर से आ जाओ कनेक्ट करके, ठीक है, फिर से आ जाओ कनेक्ट करके, फिर से आ जाओ। बाकी लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो देखो क्या करना होगा। हाँ, क्योंकि देखो इसका माइनस सेम इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां से कम करेगा? ऑर्थो और पैरा से कम करेगा। तो ज्यादा कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तुम्हारा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे जुड़ेगा। मतलब मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ गया तुम्हारा NO2 मेटा पे, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ गया NO2। अब क्या करना है हमको? एक और बार जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर से हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, फिर से हम लोग लेंगे एक बार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से एक और बार। अब बताओ अब कहाँ जुड़ेगा नेक्स्ट? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अब दिख रहा है तुमको या अभी भी नहीं दिख रहा है? विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी मेटा पे जुड़ेगा, क्योंकि अभी भी तो NO2 ग्रुप कैसा है तुम्हारा? मेटा डायरेक्टिंग है, माइनस सेम इफेक्ट है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, अब समझना इसको। अब यहाँ पे ना रोल होता है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का क्या रोल है देखो। यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल है देखो। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 60 डिग्री। एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन किया हुआ टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ये है 60 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अगर तुम फर्दर नाइट्रेशन कराना चाहोगे तो यहाँ पे लगता है टेम्परेचर 110 डिग्री। और फिर अगर तुमको एक और स्टेप आगे जाना पड़ता है नाइट्रेशन कराने के लिए, तो हम लोग हीटिंग के साथ साथ, हीटिंग तो करते ही हैं, उसके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, 5 दिन लग जाता है ये रिएक्शन होने में, 5 डेज, 5 दिन लग जाता है। ऐसा क्यों होता है देखो, क्योंकि NO2 का नेचर कैसा है? डीएक्टिवेटिंग नेचर है। ऐसा क्यों हो रहा है? 5 दिन क्यों लग रहा है? ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग नेचर, ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ बेंजीन रिंग या नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ये जो NO2 ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है, मतलब इलेक्ट्रो डेंसिटी को काफी कम कर दे रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो तुमको याद करना, आप देखो यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है ना, मतलब ये एक्सप्लोसिव होता है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन नहीं, नाम क्या है इसका? ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और ये एक्सप्लोसिव होता है। 3 नाइट्रो ग्रुप अगर दिख जाए समझ जाना क्या होता है तुम्हारा एक्सप्लोसिव। ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और कैसा होता है नेचर में? एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसको लिख लो सर, फिर सेकंड एग्जांपल बताते हैं। पीछे का नॉइज ज्यादा आ रहा है क्या? तो पीछे का नॉइज आ रहा है क्या ज्यादा? नहीं सर। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लियो। सेकंड रिएक्शन लिखो। देखो एज इट इज तुमको ये सारा रिएक्शन ध्यान में रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, डायरेक्ट, देखो सेकंड पॉइंट सब, सेकंड रिएक्शन लिखना है डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग या सॉरी एनिलीन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ aniline is not possible, is not possible. Explain why. Explain why.
ऐसा क्यों? देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा हुआ है NH2। तुम अगर यहाँ पे क्या यूज कर दिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा और देखो जो प्रोडक्ट बनता है वो हम दिखा रहे हैं, वो ये होता है। अब बताओ NH2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे? NH2 का प्लस एम लगेगा, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे या तो पैरा पे। ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो तुमको ध्यान रखना है। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है? देखो यहाँ पे तुम जोड़ दिए पैरा पे NO2 और एक यहाँ पे ना मेटा वाला भी बनता है और सबका अमाउंट इसका होता है 51। कौन सा ये? ऑर्थो। ऑर्थो वाला का होता है तुम्हारा 2%, ये 2% बनता है। ये कितना बनता है? ये बनता है तुम्हारा 51%, ये बनता है 51%। और ये कितना बनता है तुम्हारा? ये बनता है 47%, ये बनता है 47%। ठीक है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तुम बोलोगे सर कि NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिर मेटा वाला कहां से बन रहा है इतना? देखो मेजर अगर तुमसे पूछे तो अभी भी मेजर कौन है? अभी भी मेजर कौन है बताओ? पैरा वाला। तो ये मत कंफ्यूज करना, अभी भी मेजर कौन है तुम्हारा? पैरा वाला, मेटा वाला मेजर नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ऑर्थो वाला 47% क्यों बन रहा है? ठीक है, तो देखो उसके पीछे का रीजन समझना। देखो तुमको एज इट इज ये रिएक्शंस ध्यान में रखना है, बस एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखो इसका क्या है। देखो तुम्हारे पास है एनिलीन, ये है एनिलीन। ठीक है, इसके पास लून है। अब ध्यान से देखो तुम, मीडियम कौन सा? ही एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। H2SO4 है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिए हैं, H2SO4 है। तो बताओ नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्ट एज अ बेस, ये लोन पेयर है, एनिलीन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या कर रहा है? एक्ट एज अ बेस। ठीक है, जब बेस का काम करता है तो क्या होता है यहाँ पे? ये कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पे H+ आकर के इस पे अटैक करेगा। बेस का तो यही काम है ना, ये बना देता है NH3+। अब बताओ NH3+ का कौन सा इफेक्ट है? बोलो यादव, NH3 का कौन सा इफेक्ट है? NH3+ का कौन सा इफेक्ट है? माइनस है। माइनस माइनस आई, नॉट माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं, माइनस आई। और माइनस आई हो गया, इसका क्या मतलब है? अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। कैसा बन गया ये? मेटा डायरेक्टिंग। इस वजह से देखो अमाउंट कम मिल रहा है ना तुमको, अमाउंट यहाँ पे कम मिल रहा है, मेटा डायरेक्टिंग। तो हम लोग ये मेथड प्रीफर नहीं करते हैं। मेटा डायरेक्टिंग बन चुका है और मेटा डायरेक्टिंग बन गया, इसका मतलब इसका देखो तुम अमाउंट 47% है, हमको चाहिए कौन सा वाला? पैरा वाला। अगर इससे बचना है तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं? अगला देखो नेक्स्ट। अगर तुमको चाहिए, देखो ये बेस्ट मेथड नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई। ये आगे समझ में, पहले क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो तुम्हारा एनिलीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीनियम आयन, इसका नाम है एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और एनिलीनियम आयन कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग है, और डीएक्टिवेटिंग है मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग है।
ये तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग, और डीएक्टिवेटिंग का मतलब कैसा है तुम्हारा, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस वजह से तुम्हारा मेटा वाला प्रोडक्ट 47% मिल रहा है। आया समझ में, याद आया क्यों 47% मिल रहा है? लोकेश हाँ ये सर। कहाँ गया प्रसाद? प्रसाद हाँ भाग जाता है ये। मिताली तुमको आया समझ में? हाँ सर। हाँ 47% को मिल रहा है, आ गया ना समझ में? ठीक है, हाँ। अब देखो, हाँ चलो गुड, समझना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, मान लो हमको चाहिए सिर्फ पैरा, उस केस में क्या करते हैं देखो। अब एक रिएक्शन तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, देखो क्या है ना, कुछ कुछ रिएक्शंस ऑर्गेनिक के अंदर जैसे जो भी बता रहे तुम बीच में जो नोट करके हम लिखते हैं वो रिएक्शन तुमको ध्यान में रखना है एनी हाउ, ठीक है। देखो ये कितना नंबर पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2 था, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 3। देखो थर्ड रिएक्शन क्या है? मतलब अब हमको बेस्ट मेथड जानना है कि कैसे हम लोग फिर एनिलीन का नाइट्रेशन कैसे करें। ये तुम्हारा एनिलीन, NH2, ठीक है। इसका हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, देखो ऐसा क्यों हो रहा था, देखो इसका एक्टिविटी नेचर को थोड़ा कम करो, ठीक है। कैसे कम करेंगे, देखो इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ये क्या है, एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड के साथ, या एसिड क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। क्या होता है समझो, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे और Cl को रिप्लेस कर देता है। एरो के ऊपर अभी के लिए लिख लो SNAE, आगे बताएंगे ये क्या होता है, अभी के लिए बस लिख के रख लो। और बताओ ये बनेगा क्या तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा N। अब देखो ये ना NH, ये ग्रुप जुड़ जाएगा, Cl हट करके ये पूरा ग्रुप जोड़ दो बस। ये ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। ये एसिड अभी बताए थे ना, एसिटाइल ग्रुप है ये, तो ये ग्रुप का जुड़ना, ये जो पूरा ग्रुप है इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप, इसका क्या नाम है, ये सब लिखा करो कॉपी के अंदर, ठीक है। ये एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। तो ये जो रिएक्शन का नाम होगा, इस रिएक्शन का क्या नाम है, एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे लिख लेना एसिटाइलेशन हुआ। यहाँ पे तुम क्या किए, रिएक्शन करा दिए किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, एसिड हैलाइड के साथ, ठीक है। तो ये जुड़ गया ग्रुप। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसका जो लोन पेयर है अब ये लेस एक्टिवेटेड हो गया, दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया ना इसके अंदर, क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये दोनों साइड कॉन्जुगेशन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। अब क्या करा दो इसका, तुम नाइट्रेशन करा दो। और नाइट्रेशन कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या लेते रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसका एक्टिवेटिंग नेचर कम हो गया, तो अब बताइए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, आशुतोष यादव बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑलवेज ऑर्थो ऑर्थो पैरा। पैरा डायरेक्टिंग। तो लोन पेयर है मतलब ये क्या है तुम्हारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है बताओ कहाँ जुड़ेगा, एक तो पैरा पे जुड़ेगा और एक ऑर्थो पे जुड़ेगा। एक पैरा पे जोड़ दो और एक ऑर्थो पे जोड़ दो। तुम याद रखना मेजर हमेशा पैरा वाला बनता है, इस रिएक्शन के अंदर भी पैरा वाला मेजर बना है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर भी कौन सा मेजर बना है, पैरा वाला। तो देखो 51% है, अमाउंट भी हम लिख दिए साथ साथ, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हमको ये ग्रुप थोड़ी चाहिए था, ठीक है, हमको ये ग्रुप रिमूव करना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, देखो इसके लिए एक प्रोसेस होता है डीएसिटाइलेशन।
ठीक है, इसको बोले एसिटाइलेशन, इसका नाम होगा डी एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन। तो ये कैसे करते हैं, हम लोग इसके अंदर पानी डाल देते हैं, ठीक है, वाटर, सिंपली कोई सा भी ले लो, एक्वस H2O यूज करते हैं, ठीक है, या फिर सीधे सीधे तुम HCl भी लिख सकते हो, कोई सा भी एसिड ले लो या फिर वाटर ले लो, दोनों से ही रिएक्शन हो जाएगा। अगर तुम H3O प्लस भी लिख दोगे ना तो भी रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, इधर OH और इधर H जुड़ेगा, तो बताओ ये क्या बन गया तुम्हारा। देखो तुमको अगर कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट करना है, फिर से वही चाहिए तुमको, HCl ले लो, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे क्या ले लो, फिर से एक्वस HCl ले लो। अगर तुम एक्वस HCl लोगे तो क्या होगा, इस साइड H जुड़ेगा और इस साइड Cl जुड़ेगा, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, जो तुम यूज किए थे ना वो फिर से आ जाएगा बाहर। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये बनेगा NH2 और साथ में क्या निकल जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, ये तुम्हारा निकल गया बाहर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या जुड़ गया तुम्हारा, NO2। तो ये तरीका होता है, ठीक है। मोर एक्टिवेटेड ड्रिंक का अगर तुमको एसिड ये कराना है, क्या जोड़ना है, NO2 ग्रुप जोड़ना है एनिलीन के अंदर, तो हम लोग पहले एसिटाइलेशन कराते हैं फिर डीएसिटाइलेशन करा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस तुमको ध्यान रखना है, इसको लिख लो सब। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं H प्लस आयन जुड़ा, यहाँ पे भी तो जुड़ सकता है, अभी भी लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। तो देखो इसका जो लोन पेयर है यहाँ पे एक जगह पे रेजोनेंस कर रहा था, यहाँ पे दो जगह रेजोनेंस कर रहा था। ये पहले बेसिक था, हाईली बेसिक था ये, ठीक है। पहले क्या था, ये था हाईली बेसिक, ये जो एनिलीन था ये था हाईली बेसिक, हाईली बेसिक। लेकिन अब इसका बेसिक नेचर कम हो गया, क्यों, क्योंकि अब लोन पेयर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। तो बताइए लोन पेयर देना चाहेगा क्या, नहीं देना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या कर लिख सकते हो, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इस वजह से ये H प्लस आयन एक्सेप्ट नहीं करता, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लिख लियो इसको। चलो यादव बताओ क्या किए इसके अंदर। देखो ये पहली बार रिएक्शन आया एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन, तो तुमको ध्यान में रखना है ये रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं, बस CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। इस कंपाउंड का नाम याद रख लेना, क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ, तो क्या हो जाता है, एसाइल ग्रुप जुड़ जाता है, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया। और एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया उसके बाद क्या करा दो, नाइट्रेशन करा दो, NO2 ग्रुप जुड़ गया, और ऑर्थो और पैरा भी जुड़ेगा, तो पैरा वाला मेजर बनेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वजह से क्या बनता है तुम्हारा, पैरा वाला मेजर बनता है। और माइनर कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला। फिर क्या करा दो, तुमको कैटलिस्ट जो तुम यूज किए उसको रीजनरेट करना है, तो एक्वस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर से यही बन जाता है। ये नेक्स्ट रिएक्शन लिखो सब, कितना नंबर था, थर्ड, फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन लिखो सब। अब अगर एनिलीन लेंगे तो क्या होगा, देखो, सॉरी फिनॉल लेंगे तो क्या होगा, ये फिनॉल है, फिनॉल का तुम रिएक्शन करा है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। NO2 ग्रुप बताओ कहाँ जुड़ेगा, OH कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं है। देखो OH से, OH के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, दिमाग ही नहीं लगाना। मतलब NO2 ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे, तो यहाँ पे जुड़ता है ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाता है। अब यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये प्रोडक्ट बनता है।
साथ में ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, अब इसका अमाउंट ध्यान रखना, फिर से जिसका जिसका अमाउंट लिख रहा है वो याद ही रखना। एक्चुअली ये बनता है 2% और ये बनता है 98%। ठीक है, कितना बन रहा है ये? 98%। ठीक है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, तुम लोग सब जानते हो। इसका क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो बताओ क्या ये बेस्ट मेथड है पिक्रिक एसिड बनाने का? क्या ये अच्छा मेथड होगा पिक्रिक एसिड बनाने का? बोलो। नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अमाउंट क्या हो रहा है? काफी कम। यहाँ पे अमाउंट क्या बनता है? बहुत कम। अब सवाल आता है पिक्रिक एसिड तब बनाए कैसे? देखो ये वाला प्रोडक्ट याद रखना, HNO3 जो होता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करता है? रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? रिंग को ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, तो ये रिंग को क्या कर दिया है? ऑक्सीडाइज। ध्यान में रखना। ठीक है, और रिंग को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? देखो अगर किसी को जानना है सर ये बन कैसे रहा है, थोड़ा सा बताओ। देखो हम तुमको बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे बन रहा होगा। देखो ये बन कैसे रहा है। सबसे पहले इसका काम क्या है? HNO3 का। HNO3 का काम है ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाता है पैरा पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ पे बनता है प्लस चार्ज। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ठीक है, हाँ ये चीज बना। ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तुम्हारा H+ आयन और ये बना लेता है ये इसका रफ मैकेनिज्म है। ठीक है, लिखना मत, बस बता रहे कि ऐसे बनता है। यहाँ पे तुम्हारा OH पहले बनता है, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सीक्विनोन इसका नाम है। ठीक है, अब क्या होता है? देखो इसका लोन पेयर यहाँ से यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ, और ये H हट जाता है बाहर, तो ये बन जाता है पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ध्यान में नहीं रखना है, बस याद रख लेना कि जब हम लोग डायरेक्ट हाईली एक्टिवेटेड रिंग का अगर तुम नाइट्रेशन कराओगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? जैसे एनिलीन में प्रॉब्लम आया था, मेटा वाला बन जा रहा था। फिनॉल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड बन जा रहा है जो 98% पैरा बेंजोक्विनोन। अब सवाल आता है फिर कैसे बनाएंगे हम पिक्रिक एसिड? तो देखो इसका अल्टरनेटिव मेथड है बनाने का। तुम क्या करो, देखो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि OH हाईली एक्टिवेटिंग नेचर है OH का, हाईली एक्टिवेटिंग नेचर। इसका एक्टिवेटिंग नेचर को तुम कम कर दो। कैसे कम करोगे? देखो क्या कराते हैं इसके अंदर, सबसे पहले करा देते सल्फोनेशन। OH लो, फिनॉल है, ये तुम्हारा फिनॉल। अब यहाँ पे करा दो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे कराते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, तो SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? SO3H ग्रुप कहाँ पे जुड़ेगा बताओ? OH कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो SO3H कहाँ जुड़ेगा? हाँ पैरा वाला मेजर वाला बनाएंगे। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे यूज कर दिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इस केस में तुमको क्या याद रखना है कि देखो अब इसका कौन सा इफेक्ट है SO3 का? -M। इसका कौन सा इफेक्ट है? +M। एक्टिवेटिंग नेचर अब कम हो गया ना इसका। अभी भी रिएक्शन किसके हिसाब से होगा? ऑर्थो और पैरा के, ये OH के हिसाब से, +M के हिसाब से, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है उसके हिसाब से होता है रिएक्शन। इसका मतलब अब जो अब अगर तुम नाइट्रेशन कराओगे
ठीक है, इस केस में अब जाकर के क्या जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे NO2। अब बताओ क्या पैरा पे जोड़ेंगे, क्या पैरा पे हम जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे ना, इप्सो सब्स्टिट्यूशन याद करो पढ़ाए थे। अगर OH और NH2 रहे तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, बताए थे ना उसके अंदर भी तुम्हारा जब ब्रोमिनेशन बढ़ा रहे थे तब। तो यहाँ पे क्या हो गया, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ये खुद हट जाएगा ग्रुप SO3 बन करके, ये है तुम्हारा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। नाम ध्यान रखना, इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको लिख लो। और ये बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड। अगर कोई तुमको बोले कि पिक्रिक एसिड बनाओ तो क्या करना, हमेशा हिंट में लिख लो, ये याद करना है तुमको एज इट इज। अगर बोले कोई पिक्रिक एसिड बनाओ तो क्या करना, सबसे पहले तुमको याद रखना है कि पहले स्टेप में कर दो सल्फोनेशन, और दूसरे स्टेप में क्या कर दो, नाइट्रेशन। डायरेक्ट अगर नाइट्रेशन करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि 98% क्या बन जाता है, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है, ये ध्यान रखना। बोलो समझ में आया। अब देखो एक और रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 6 टोल्यूइन का। अगर तुम यहाँ पे लिए टोल्यूइन, यस यस टोल्यूइन है, इसका तुम रिएक्शन करा है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे टेम्परेचर लगता है 110 डिग्री। क्यों कम टेम्परेचर में हो जा रहा है काम, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा इफेक्ट है इसका, प्लसिज इफेक्ट है, और 3 जगह पे नाइट्रेशन होगा, यहाँ पे भी कितने जगह पे होगा, 3 जगह पे। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे भी NO2 जुड़ेगा, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप जुड़ेगा, और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तुमको याद क्या रखना है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से कि बेंजीन के अंदर अगर हमको क्या कराना है, नाइट्रेशन करवाना है 3 बार, तो क्या होता है, सबसे पहले NO2 ग्रुप लिए, माइनस एम इफेक्ट है NO2 का, माइनस एम इफेक्ट होने से क्या हुआ, ये डीएक्टिवेटेड है रिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो तुमको कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए 110 डिग्री किए, तो 2 बार जुड़ा। अब 2 बार NO2 ग्रुप क्या है तुम्हारा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, रिंग काफी डीएक्टिवेटेड है, और डीएक्टिवेटेड होता है इलेक्ट्रोफाइल आके इजीली अटैक करना पसंद करेगा क्या, नहीं। इस वजह से ये रिएक्शन को 3 बार नाइट्रेशन कराने के लिए, मतलब तुम ऐसा कंपाउंड बना रहे हो जो एक्सप्लोजिव है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खुरपाती वाला है, तो क्या कर रहे हो तुम, इस केस में तुमको 5 दिन वेट करना पड़ेगा। अब तुम चाहते हो 5 दिन वेट ना करना पड़े, तो तुम क्या हुआ, सबसे पहले टोल्यूइन ले ली। अब अगर टोल्यूइन लोगे तो देखो अभी जस्ट लिखे थे, टोल्यूइन के केस में कितना लग रहा है तुम्हारा टेम्परेचर, 110 डिग्री, और 5 दिन वेट भी नहीं करना पड़ रहा, तुरंत रिएक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे ट्राइनाइट्रोटोलुइन बन गया, इसी को बोलते हैं TNT, इसका नाम है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रो ये एक्सप्लोजिव होता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन कैसा होता है, ये एक्सप्लोजिव, ध्यान रखना इसको, एक्सप्लोजिव होता है। तो देखो अगर तुम थोड़ा सा एक्टिवेटिंग नेचर को बढ़ा दी बेंजीन का, कैसे बढ़ा दिए, CH3 ग्रुप लगा दिए, टोल्यूइन ले लिए, अब इसके ऊपर अगर तुम नाइट्रेशन कराओगे ना तो क्या होगा, NO2 ग्रुप 3 जगह पे जुड़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर लगेगा 110 डिग्री। तुम क्या किए, और ऐसा ग्रुप जोड़े कि बेंजीन का तुम एक्टिवेटिंग नेचर को बढ़ा रहे, तो रिएक्शन इजीली होगा। तो तुम CH3 के जगह पे फिर क्या ले लिए, NH2 ले लिए और OH लिए। जब NH2 लिए तो क्या देखे कि इस केस में तुम्हारा मेटा वाला प्रोडक्ट बन जा रहा था 47%। उसको ये करने के लिए हम लोग क्या किए, एसिटाइलेशन किए। देखो यहाँ पे कितना बन रहा था, मेटा वाला बन रहा था 47%। तो 47% को रोकने के लिए
हम लोग क्या किए, पहले एसिटाइलेशन किए, फिर नाइट्रेशन किए, फिर डीएसिटाइलेशन कर दिए। ये स्टेप्स ध्यान में रखना, ठीक है। एसिटाइलेशन में क्या करते हैं, एसिटाइल ग्रुप जुड़ते हैं, तो एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करा दिए, नाइट्रेशन करा दिए, फिर से जो ग्रुप जोड़े थे हमको वो चाहिए था, तो कैसे जनरेट करते तुम, HCl डाल दिए, एक्वस HCl। उससे क्या हो गया, तुम्हारा जो तुम ग्रुप डाले थे वो ग्रुप एज इट इज बाहर आ गया और तुम्हारा काम भी हो गया। सिंगल एक ही बार में तुम्हारा नाइट्रेशन हो गया और इसका जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। फिर क्या हुआ, हम लोग और एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ा दिया, अब OH ले लिए, फिनॉल ले लिए, ठीक है। अब फिनॉल लोगे तो क्या होगा, 3 जगह पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा और साथ में ये वाला प्रोडक्ट बनता है 98%। अब सवाल ये आता है कि ये 98% क्यों बनता है, क्योंकि HNO3 बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिंग को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है तो फिर OH के अंदर हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो पहले क्या करा दो, सल्फोनेशन। पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, पहले सल्फोनेशन करा दो फिर नाइट्रेशन करा दो। उससे क्या होगा, उससे होता ये है तुम्हारा, ये कौन किया, उससे ये होता है कि तुम्हारा जो एक्टिवेटिंग नेचर है रिंग का, OH पहले ज्यादा एक्टिवेटिंग था इसलिए तो रिंग का ऑक्सीडेशन हो जा रहा था। उसके एक्टिवेटिंग नेचर को कम करने के लिए हम लोग क्या करा देते हैं, सल्फोनेशन करा देते हैं, ताकि एक्टिवेटिंग नेचर कम हो जाए, और फिर रिएक्शन करा देते हैं कॉन्संट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो क्या मिल जाता है, पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड भी एक्सप्लोजिव होता है। तुमको कंपाउंड के अंदर 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप दिख जाए ना, NO2 ग्रुप, तो समझ जाना क्या है, वो एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो बताओ इस रिएक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है,